बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको समझाया गया था। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। और फिर नेक्स्ट पार्ट बोला था बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब कभी भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट करें बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, देन फॉर्म अ डाइपोल कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसमें पहला पार्ट था बेटा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दूसरा पार्ट था बेटा आइडियल डाइपोल। मतलब बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही नाम आइडियल डाइपोल होता है, पर कब? जब चार्ज का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो और उनके बीच का सेपरेशन कम से कम हो। इसके बाद डेरिवेशन कराया गया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर रिव्यू दे रहा हूँ टॉपिक का बेटा। जैसे डाइपोल और डाइपोल में डेट्स द माइनस ऑफ क्यू, डेट्स द प्लस ऑफ क्यू, और लंबाई कितना माना गया था बेटा? ट्वाइस ऑफ ए, डेट्स द ए और डेट्स द बी, that's the point P on the axial line at a distance of r from the center। फिर से बोल रहा हूँ at a distance of r from the center at which the electric field is to be find out। तो तरीका दिमाग में था कि पहले क्या रखेगा? टेस्ट चार्ज, और उसके बाद किसको पकड़ेगा? दास। तो प्लस वाला प्लस को रेफर करेगा, तो that's the direction of electric field of B और that's the direction of electric field of A। और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट निकला था that's the 2p upon 4 pi epsilon naught और that's the r cube। ये आपको आ गया होगा अच्छे से। फिर इसका नेक्स्ट वर्ड था बेटा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको समझाया था बेटा कि इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट कम है, सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर क्या बोलेगा? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आप कर चुके थे। और इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रहे हैं बेटा। बेटा जो इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में बहुत बार आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब बेटा वही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पहचानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? इक्वेटोरियल एक्सिस। ये क्या फाइंड करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर समझ लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। और इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब हिंदी में समझ लो बेटा, हिंदी में कि सर सेंटर से ऊपर या नीचे, सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे। मतलब बेटा जैसे मेरे पास एक डाइपोल है, इस डाइपोल के अंदर डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू और डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू। अगर मैं यहाँ मानूंगा एक्सियल, यहाँ मानूंगा एक्सियल, यहाँ मानूंगा एक्सियल, यहाँ मानूंगा एक्सियल, और सेंटर से ऊपर यानी कि यहाँ पे इक्वेटोरियल, यहाँ इक्वेटोरियल, यहाँ इक्वेटोरियल, सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे, डेट्स कॉल्ड इक्वेटोरियल। तो मीनिंग आपको आ गया होगा। क्या मैं बोलता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समझ जाओ डाइपोल की सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे, दैट्स अ क्वेश्चन। अब देखो बेटा इसका पूरा लॉजिकली समझना इस टॉपिक को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टाइम भी है आज। तो इसको ऐसे करके समझो बेटा। सबसे पहले क्या माने? डाइपोल, दैट्स अ डाइपोल। इस डाइपोल में दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू और दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू, मतलब बाई वही मानेगा ट्वाइस ऑफ ए, और डेट्स ए और डेट्स बी। फर्स्ट पॉइंट वही बनाऊंगा, डेरिवेशन है, कम वर्डों में समझाऊंगा। अब पहले क्या माने? डाइपोल, नाम रखें ए बी और उसका सेपरेशन कितना मानेगा? ट्वाइस ऑफ ए। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है इक्वेटोरियल एक्सिस, तो इसका मतलब होता है बेटा सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे। तो मैंने काम करा सेंटर से ऊपर यानी कि आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे सेंटर से ऊपर एक पॉइंट पी मान लिया, डेट्स अ पॉइंट ऑफ पी at which the electric field intensity is to be find out। बड़ा लॉजिक लगाना। टॉपिक का नाम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने वही लॉजिक लगाया कि पहले डाइपोल माना, नाम रखा ए बी, लंबाई कितना माना? ट्वाइस ऑफ ए, फिर एक पॉइंट पी माना ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर अबव द सेंटर एट व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। फिर समझ लो, मैंने डाइपोल माना ए बी, लंबाई कितना माना? ट्वाइस ऑफ ए, फिर एक पॉइंट पी माना ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर अबव द सेंटर एट व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। अब मेरे दिमाग में आया कि सर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, लॉजिक वही रहेगा, तरीका वही रहेगा कि हम जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं वहां पे क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा? टेस्ट चार्ज। बस टेस्ट चार्ज को रख दो और बेटा दास को पकड़ लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। देखो बेटा टॉपिक का नाम था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पॉइंट्स अपने आप बना लेना आप लोग, मैं आपको डिटेल कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा बेटा? लेट ए डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a
take a point P on the equatorial axis at a distance of r above the center at which the electric field intensity is to be find out। तरीका वही रहेगा कि हमें जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो वहां पे क्या रखो, टेस्ट चार्ज। तो मैंने क्या प्लेस करा, टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ P, और किसको पकड़ लो, दास। सबसे पहले क्या निकालोगे, डायरेक्शन। तो खुद सोचो, ये प्लस और ये भी प्लस, तो इसको रेपल करेगा, तो कंफर्म दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B। फिर समझें, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B। और ये वाला चार्ज को पकड़ के खींचेगा तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A। लॉजिकल बड़ा दिमाग लगाना कि जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो वहां पे क्या रखो, टेस्ट चार्ज। तो मैंने टेस्ट चार्ज को प्लेस करा और किसको पकड़ लिया, दास। तो प्लस वाला क्या करेगा, इस प्लस को रेपल करेगा, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A। अब तक हम इतना समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाइदर गिवन बाय EA नॉर गिवन बाय EB, इट इज गिवन बाय द रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EB। बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है, रटने की कोशिश नहीं करना। पहले क्या मानो, डाइपोल AB और लेंथ कितना मानो, ट्वाइस ऑफ A। फिर एक पॉइंट P मान लो ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r above the center at which the electric field intensity is to be find out। तरीका सेम रहेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे क्या रखा, टेस्ट चार्ज। और दास को पकड़ा, तो दास ने बोला कि भैया ये इसको रेपल करेगा, ये इसको पकड़ के खींचेगा, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B। अब द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाइदर गिवन बाय EA नॉर गिवन बाय EB, इट इज गिवन बाय द रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EB। अब इसको अगर हम फर्दर बेटा सॉल्व करें, बिल्कुल लॉजिकल करना, रखना नहीं कहीं भी। अगर ये एंगल थीटा मान लें और ये एंगल भी कितना बेटा, थीटा। अगर ये थीटा होगा तो कंफर्म ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। दिमाग लगाएं, अगर ये थीटा अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये थीटा तो ये भी थीटा, दैट्स कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम एक काम कर सकते हैं 11th क्लास के पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस वाली EB को अगर हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करें, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। तो EB को अगर हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, EB cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, EB sin थीटा। इन द सेम वे अगर हम EA के भी दो कंपोनेंट्स बना दें तो ये कौन सा बनेगा, EA cos थीटा, और नीचे वाला कौन सा बनेगा, EA sin थीटा। अब समझो, अगर हम इसका नेक्स्ट डायग्राम फॉर्म करें बेटा, और EB को अगर हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दें, तो दो पार्ट्स में रिजॉल्व करने के बाद ये कंपोनेंट दैट्स द EB ऑफ cos थीटा, और ये कंपोनेंट इज द EB ऑफ sin थीटा। बिल्कुल लॉजिकल रहा है, रटना नहीं कहीं भी, दैट्स द EB ऑफ sin थीटा, दैट्स द EB sin थीटा, और दैट्स द EB cos थीटा। बिल्कुल लॉजिकल है, आपको आ गया होगा। अब इसे अगर दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाएगी और दो पार्ट्स बनेंगे, EB sin थीटा एंड द EB cos थीटा। इन द सेम वे अगर हम EA के भी दो पार्ट्स बना दें, इसको भी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें, तो एंगल के साथ वाला क्या बनेगा, cos, और सामने वाला sin। तो ये कंपोनेंट क्या बना बेटा, EA cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा बना बेटा, EA sin थीटा। जब तक ये नहीं आएगा आगे डायग्राम नहीं प्रोसीड करेंगे, आगे नहीं कराएंगे। इस तरह डायग्राम को एक बार देख लें, दैट्स द माइनस ऑफ Q, दैट्स द प्लस ऑफ Q, वही लॉजिक है सेम, दैट्स द R, दैट्स द A, और दैट्स द A, दैट्स द डाइपोल, दैट्स द A, और दैट्स द B। फिर समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, मतलब सेंटर से ऊपर या सेंटर से नीचे। तो मैंने एक पॉइंट P मान लिया, कहां पे, on the equatorial axis at a distance of r above the center at which the electric field intensity is to be find out। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे क्या रखा मैंने, टेस्ट चार्ज। तो जैसे ही मैंने टेस्ट चार्ज को रखा तो इस साइड से रिपल्शन और इस साइड से अट्रैक्शन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, E और EB। अब हम एक काम करेंगे, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। आधों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा दोनों बराबर क्यों होंगे, तो 9th क्लास की थ्योरम है यार, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर ही होगा। अब अगर EB के हम दो पार्ट्स में बनाएं, EB को हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व करते बेटा, तो इसका ये कंपोनेंट EB का जैसे EB cos थीटा, जैसे EB sin थीटा, और इसके भी दो पार्ट्स बनाएगा तो EA cos थीटा और EA sin थीटा। तो अगर इसके दो कंपोनेंट्स बने बेटा तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। सो दैट्स द नेक्स्ट डायग्राम। अब मोहरा ले चलते हैं। अब खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो अपने आप। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, दो चीजें, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। फिर समझ लो, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो अगर हम इस टॉपिक को बहुत ढंग से सोचें बेटा, अगर हम ए वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, खुद सोचना, ए वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें,
तो ए वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड और बी वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का अमाउंट सेम है और दोनों चार्ज से इस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस भी सेम है। फिर समझ लो, रटना नहीं कहेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो देखो बेटा, जो चार्ज ए पे है, माइनस नहीं लूंगा, बार बार कह रहा हूं, जो चार्ज ए पे है वही चार्ज बी पे है और जो डिस्टेंस ए से बी का है वही डिस्टेंस बी से बी का है। तो मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए का होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी का भी होगा। मतलब E ऑफ A इज इक्वल टू E ऑफ B। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस भी सेम। तो हमने क्या करा बेटा, दोनों का चार्ज सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम हो गया। तो खुद सोचो यार, अमाउंट ऑफ EA इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ EB। यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले का होगा पी पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले का होगा पी पे। तो खुद सोचो, ई ए का वैल्यू ई बी के बराबर है, मतलब ई ए का मैग्नीट्यूड ई बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और साइन थीटा तो साइन थीटा के बराबर ही है। मतलब ई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा। फिर समझ लो, दोबारा समझ। इसके बाद ये डायग्राम आपको आ गया होगा। इस वाले डायग्राम के अंदर देखो बेटा, यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दो चीजें लेके चलो, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो जो चार्ज ए का है वही चार्ज बी का है, जो डिस्टेंस ए से बी का है वही डिस्टेंस बी से पी का है। तो मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का यहाँ पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बी का भी यहाँ पे। तो अमाउंट ऑफ ई ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ई बी और साइन तो साइन के बराबर है ही, यानी कि ई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा। अर्थात कि these two electric field are equal and opposite. Due to this, E A sin theta will cancel by the E B sin theta. तो दिमाग लगाओ यार, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या? ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम अगर हम और सोचें तो इसका नेक्स्ट डायग्राम यही वाला बनना चाहिए। That's the minus of Q, that's the plus of Q, that's the point of P और that's the R और that's the A और that's the A, that's the angle of theta और that's the angle of theta। तो सिर्फ यही बचेगा, डेट्स ई ए cos थीटा और डेट्स ई बी ऑफ कितना बेटा cos थीटा। अब इसको दोबारा एक बार समझो। क्वेश्चन था बेटा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने डाइपोल माना, डाइपोल का नाम क्या रखा AB और लंबाई कितना माना ट्वाइस ऑफ A। फिर एक पॉइंट P माना ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ R अबव द सेंटर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट। बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चलते जाओगे सर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहां पे क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। तो मैंने टेस्ट चार्ज को रखा और दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई ए एंड द ई ऑफ बी। फिर इसके मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए, इसको लेके मैं यहां पहुंच गया। फिर इसको लेके यहां पहुंचा तो ये का अमाउंट ई बी के बराबर और साइन थीटा के बराबर। मतलब दीस टू आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो अगेन दीस टू आर कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचा, ई ए cos थीटा एंड द ई बी cos थीटा। मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई ए cos थीटा एंड द ई बी cos थीटा होगा एंड दीस टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए cos थीटा एंड द ई बी cos थीटा आर इन द सेम डायरेक्शन। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ P विल ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ द ई ए cos थीटा एंड द ई बी cos थीटा। फिर समझ लो, ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा। इस वाले पॉइंट के ऊपर सिर्फ दो कंपोनेंट्स बचेंगे, ई ए cos थीटा एंड द ई बी cos थीटा एंड दीस टू आर इन द सेम डायरेक्शन। If these two are in the same direction, then the total electric field at the point of P is the E A cos theta और प्लस में वही चलेगा, that's the E B of cos। देख बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इस वाले पॉइंट P पे, that's the E A cos theta plus E B cos theta। अब खुद दिमाग लगाओ यार कि अमाउंट ऑफ E A तो अमाउंट ऑफ E B के बराबर ही है, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम और दोनों चार्ज से P तक का डिस्टेंस भी सेम। तो अगर दोनों बराबर हैं तो वी कैन सी दैट्स ट्वाइस ऑफ ई बी ऑफ cos थीटा। मेरे ख्याल से आ गया होगा। ई ए sin थीटा और ई बी sin थीटा आपस में कट जाएगा एंड द ई ए cos थीटा एंड द ई बी cos थीटा इन द सेम डायरेक्शन। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ P विल ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ द ई ए cos थीटा एंड द ई बी cos थीटा। अब दिमाग में आगे क्वेश्चन आएगा सर ऐसे कैसे लिख दिया, तो खुद देखो यार, अमाउंट ऑफ ए तो अमाउंट ऑफ ईबी के बराबर ही है। अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ईबी ऑफ cos थीटा। अब मेरे दिमाग में आया कि सर अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी निकाल लो और एक cos थीटा का वैल्यू भी निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा। इसको अलग से हम लोग बेटा फाइंड कर लेते हैं।
अगर हम फाइंड करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी, तो 50 बार आपको बोल के समझा दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। अगर हम बी वाले का फील्ड निकालेंगे बेटा तो बी वाले का चार्ज और बी से डिस्टेंस, तो खुद देखो बी वाले पे चार्ज कितना है बेटा, प्लस ऑफ क्यू, फिर से मार्क करें प्लस ऑफ क्यू, तो बेटा बी वाले का चार्ज और बी से पी तक का डिस्टेंस, बी से पी तक का डिस्टेंस सबको अच्छे से आता है कि सर ये ए है और ये आर है, तो कंफर्म है दूरी विल बिकम रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर समझ लो, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है दैट्स ट्वाइस ऑफ ईबी और cos थीटा, तो मुझे तो ईबी मालूम होना चाहिए और एक cos थीटा मालूम होना चाहिए। तो ईबी को अगर फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में बी वाले का चार्ज मतलब प्लस क्यू बेटा और बी वाले से डिस्टेंस, और वो कितना निकाला बेटा, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इससे वैल्यू कट हो जाएगा। So the amount of EB, that's the 1/4 pi epsilon naught, that's the Q upon में R square plus का A square, that's the amount of EB। अब हमें एक वैल्यू और फाइंड करना है बेटा cos थीटा, तो cos थीटा तो जनरल है यार, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, किसी ट्रायंगल से निकाल लो। अगर हम इस ट्रायंगल से cos थीटा को फाइंड करेंगे that's the base, मतलब base upon hypotenuse। So the value of cos theta will become that's the A upon में root of आर स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स ट्वाइस और दैट्स द ईबी का वैल्यू मार्क करो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स द प्लस क्यू और अपॉन में रूट से कट चुका है दैट्स द आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू में cos थीटा का वैल्यू दैट्स द ए और दैट्स द आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को मैंने क्या लिखा हाफ। अब सिर्फ दिमाग लगाओ, सब कुछ दिख गया आपको। अगर हम फर्दर देखें बेटा तो आपको साफ दिख रहा है कि सर दैट्स द Q और दैट्स द ट्वाइस ऑफ A, और सबको अच्छे से मालूम है कि Q इनटू में ट्वाइस ऑफ A इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा P। तो आंसर क्या बना बेटा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और होल का पावर 3/2, 1 प्लस हाफ करेगा 3/2 जाएगा। फिर दिमाग में है कि सर आप तो डाइपोल बोल रहे हैं, लास्ट क्लास का फिर से याद करो, डाइपोल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डाइपोल, और डाइपोल का मतलब तभी होगा जब तक अट्रैक्शन है तब तक वो डाइपोल है, अट्रैक्शन खत्म तो डाइपोल खत्म, यानी कि अट्रैक्शन तभी रहेगा व्हेन द ट्वाइस ऑफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल, और ट्वाइस ऑफ ए अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो ए तो मर जाएगा और भी स्मॉल बन जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला टर्म इज नेग्लेक्टेड, वही लास्ट क्लास का रीजन है, टर्म इज नेग्लेक्टेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस का आंसर क्या बना बेटा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू बढ़ चुका है, r स्क्वायर का पावर 3/2 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो दैट्स द r ऑफ q। फिर समझें, बड़ा दिमाग लगाना, रटना कहीं भी नहीं, मैंने कोशिश करी कि आपको एक बोर्ड में समझा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लंबे डेरिवेशन है, 20-20 बार सुनोगे तब जाके दिमाग में आएंगे और तभी याद होंगे। आपने डाइपोल माना, डाइपोल का नाम क्या रखा AB और लंबाई कितना रखा, ट्वाइस ऑफ A, फिर एक पॉइंट P मान लिया ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r अबाउट द सेंटर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। अब सबके दिमाग में आया कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या रखो, टेस्ट चार्ज, और जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेगा और दास को पकड़ेगा तो पहले डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A। So net electric field is neither given by EB nor given by EA. It is given by the resultant of the EA and the EB. अब देख बेटा, इसके दो कंपोनेंट्स बनाएगा तो एक ये वाला बनेगा, एक ये बनेगा, और उसके दो कंपोनेंट्स बनाएगा तो ये बनेगा और एक ये वाला बनेगा, और साफ दिख रहा है कि अमाउंट ऑफ EA इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ EB। तो अगर EA EB के बराबर है तो EA sin थीटा EB sin थीटा के बराबर है, and these two are equal in the magnitude but opposite in direction. So these two are cancelled. इनके कटने के बाद सिर्फ P पॉइंट पे यही बचेगा और these two are in the same direction, so that total electric field will obtain by the addition of the EA cos theta and the EB cos theta। इसको लेके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ EA है वही अमाउंट ऑफ EB है, तो मैंने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ EB ऑफ cos थीटा, और अगर EB फाइंड करेगा तो B वाले का चार्ज और B से डिस्टेंस वो फाइंड कर सकते हैं, cos थीटा निकालेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी निकल जाएगा, और दोनों को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस वाले का आंसर आ जाएगा। तो इसको दो वर्डों में बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इसको ड्राइव को, आप इसको ऐसे करके समझ लें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस का फॉर्मूला क्या बना बेटा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द RQ।
अब देख बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट्स द डायरेक्शन, फिर समझें, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पक्का मिलेगा एग्जाम में, चाहे किसी भी फॉर्म में मिलेगा जरूर कि व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि सर इस केस में डायरेक्शन क्या बनेगा, तो वो आपको दिख गया होगा बेटा कि इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है is neither given by EA nor given by EB, it is given by the resultant of EA and the E of B. तो that's the direction, साफ दिख रहा है, that's the direction। तो एग्जाम में ऐसे थोड़ी बोलेगा, कुछ और बोलेगा। तो देखो बेटा that's the direction of electric dipole और that's the direction of electric field intensity on the equatorial axis। तो देख गया, सेम थोड़ी बोलेगा, क्या बोलेगा, opposite to the direction of electric dipole। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा कि डायरेक्शन क्या बनेगा, अपोजिट। फिर समझ लो, अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा इंपॉर्टेंट ड्राइव था, ड्राइव आपको आ गया होगा। अभी दोनों ड्राइव को मिला के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको देखो बेटा, आपने दो डेरिवेशन कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट्स ट्वाइस ऑफ p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स r ऑफ q। और आज आपने नेट ड्राइव करा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, दैट्स p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स r ऑफ q। मेरे अकॉर्डिंग तो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आया करते हैं बेटा, क्वेश्चंस आया करते हैं, तो आप क्वेश्चन को समझना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट्स द रिलेशन, सिर्फ सोचना है, सोचते सोचते क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन the electric field intensity on the axial line and the electric field intensity of the equatorial axis। फिर समझ लो क्वेश्चन को कि सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सियल पे फाइंड करा डाइपोल की, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करा इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप देखो, आपको दिख गया होगा यार, इस वैल्यू को देखो, ये वैल्यू क्या है, पहचानो अपने आप। तो इस वैल्यू को अगर देखिएगा तो ये वैल्यू क्या बन रहा है, लगाओ दिमाग, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल, दैट्स ट्वाइस, और ये वैल्यू यही तो है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल इज द ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस। यानी कि बेटा अगर इक्वेटोरियल पे 2 है तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 2 होगा। मतलब एक्सियल पे इक्वेटोरियल का डबल होता है, ये इक्वेटोरियल पे एक्सियल का हाफ होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था बेटा, वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, देखिए एक बार क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन था बेटा, तो डायग्राम ये है। डायग्राम क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, हमेशा ही गिवन होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे मेंशन था, दैट्स P और दैट्स Q। यहाँ पे पॉइंट मेंशन है बेटा A, यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट कौन सा बेटा C, और यहाँ पे पॉइंट है बेटा E डैश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स B डैश और दैट्स C डैश। और मुझे टेबल साथ में गिवन थी ऐसे, उस वाले टेबल में बहुत सारी वैल्यूज मेंशन है। उस टेबल के अंदर डेट्स A, डेट्स B, डेट्स C, डेट्स E डैश, डेट्स B डैश, एक और फॉर्म करें डेट्स C डैश। और यहाँ पे E मेंशन है बेटा, यहाँ पे E/8, यहाँ पे E/27, यहाँ पे E/2, यहाँ पे E/16, और यहाँ पे कितना बेटा E/54। ये डायग्राम और टेबल हमें गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द रिलेशन। फिर समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द रिलेशन ऑफ A, B, C विथ द A डैश, B डैश, C डैश। जब तक क्वेश्चन याद ना हो क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन है, A B C, A डैश, B डैश, C डैश की वैल्यूज मेंशन है, और क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द रिलेशन ऑफ द A B एंड C विद द A डैश, B डैश एंड द C डैश। समझो क्वेश्चन को। देख बेटा इसके डायग्राम को अगर हम देखें एक बार तो आपने अभी दो फॉर्मूले समझे हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स R क्यूब, और एक फॉर्मूला आपने अभी समझा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस दैट्स P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स R ऑफ Q। और आपको भी समझाया था कि इसका मीनिंग क्या बेटा, इक्वेटोरियल यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल इज द ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस, और वी कैन से कि एक्सियल का अगर हम हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा इक्वेटोरियल एक्सिस, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस इज द हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सियल लाइन। पहले स्पॉट करके देख लो, ए पे कितना मेंशन है E, और A डैश पे कितना मेंशन है बेटा E/2। शायद समझ में आ गया हो।
यहाँ पे कितना है बेटा E/8 और यहाँ पे कितना मेंशन है E/16 और यहाँ पे कितना है बेटा E/27 और यहाँ पे कितना है बेटा E/54। साफ दिख रहा है सर, हाफ है, ये भी इसका हाफ है और ये भी इसका हाफ है। तो आंसर क्या बना, निकाल लो आप आंसर कि सर ये पॉइंट्स एक्सियल लाइन पे हैं ए बी और सी और ये पॉइंट्स कहां पे, इन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आंसर आ गया होगा क्वेश्चन का। क्या रिलेशन क्या था कि सर ए बी और सी एक्सियल लाइन पे हैं और ए डैश बी डैश एंड सी डैश लाइज ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जाम में आता है तो ये चीज जरूर मार्क करना, वरना मार्क। बेटा इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। और उससे पहले एक टॉपिक छोटा सा है बेटा, उसको और कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम 5 आवर्स का चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है बेटा, पढ़ा के मजा उसी को आता है। ये तो वैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़ाने वाले टॉपिक। उससे पहले एक टॉपिक छोटा सा हो रहा है बेटा हमारी एनसीईआरटी में, छोटा तो नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट पक्का। वो बेटा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रटना नहीं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बेटा, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल 2 मार्क्स में आपको मिलेगा। टॉपिक का नाम बेटा कि दैट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझिए, दैट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रटना नहीं टॉपिक को। That's the uniform electric field. That's a symbol for the uniform electric field. That's the plus plus और that's the minus. अब हमारा टॉपिक ये है बेटा कि इस वाले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर क्या होगा, वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल लॉजिकल अपने सीक्वेंस से चलते हैं। मैंने क्या माना, डाइपोल, वही सेम फॉर्मेट चलेगा। डाइपोल का नाम वही रखें ए बी और दैट्स द माइनस ऑफ क्यू, दैट्स द प्लस ऑफ क्यू और लंबाई वही बनेगा ट्वाइस ऑफ ए। तो अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि सर एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप वही लिखेंगे कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिखते रहेंगे, कई बार बोलूंगा। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, let an electric dipole AB of length 2a is placed in the uniform electric field। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ। लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाम रखें AB of length 2a is placed in the यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक लाइन समझा रहा हूं, जब तक वो लाइन समझ में नहीं आएगी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने डाइपोल मान लिया और डाइपोल का नाम क्या रखा है, ए बी, और लंबाई कितना रखा है, ट्वाइस ऑफ ए, और कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर मुझे एक पॉइंट पुराना याद आया जो मैंने आपको समझाया भी था। इस पॉइंट को अगर याद है तभी आगे जा पाएंगे। ये पॉइंट क्या था बेटा, याद करो, E बराबर F/Q0, खूब समझाया था। E बराबर F/Q0। तो यहाँ से अगर हम F को देखें तो F का वैल्यू क्या निकला बेटा, Q0 इंटू में E। बस इसका मतलब समझ जाओ, अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा और फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक ये याद नहीं आएगा तब तक इस डेरिवेशन को आगे नहीं कर सकते। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपने डाइपोल मान लिया और डाइपोल का नाम क्या रखा बेटा, ए बी, और लंबाई कितना माना, ट्वाइस ऑफ ए, और कहाँ रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मुझे पॉइंट याद आया कि अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा और उस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको 10 बार सुनो, 10 बार ही बोलो, तब आगे चलो। इसका मीनिंग क्या है बेटा, अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा और उस वाली फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस लाइन को अगर हम यहाँ पे सोचें तो खुद देखो, इस डाइपोल में 2 चार्ज हैं,
डाइपोल में दो चार्ज हैं और दोनों कहाँ रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा। मेरे ख्याल से आ गया होगा। इस लाइन का सीधा मतलब इससे ही है, अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा और उस वाली फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज कर लें तो देखो डाइपोल में दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, तो ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा और फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बेटा हम यहाँ पहुंचे। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बनाएंगे कि सर बोथ द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, both the charges of electric dipole are placed in the uniform electric field, so both will experience the force, और सॉरी फोर्स को निकालने का फॉर्मूला आपको समझा दिया बेटा चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये आ गया तो 5 मिनट का डेरिवेशन है कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपने डाइपोल मान लिया और डाइपोल का नाम क्या रखा है, ए बी, और लंबाई कितना माना है, ट्वाइस ऑफ ए, और वो कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर मुझे एक लाइन याद आई कि अगर किसी भी चार्ज को पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा और उस वाली फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लाइन को मैंने यूज करा कि सर इस डाइपोल के दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो दोनों चार्ज क्या फील करेंगे, फोर्स, और फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सर ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा, और ये किस तरफ को करेगा, इस तरफ को, क्योंकि प्लस में और माइनस में अट्रैक्शन हो रहा है। और कितना फोर्स फील करेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स इस तरफ को फील करेगा और कितना फील करेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये फोर्स इस साइड को और ये फोर्स इस साइड को, यानी कि इसके दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, तो दोनों चार्ज में फोर्स फील करेंगे, तो ए वाला कितना फोर्स फील करेगा, दैट्स द -q इनटू ई, और बी वाला कितना फील करेगा, +q इनटू में ई। अब समझो, अब इससे आगे की कहानी बनेगी इसके अंदर। अगर हम किसी भी डाइपोल को कहाँ रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो मैंने डाइपोल मान लिया, डाइपोल का नाम क्या रखा, ए बी, और लंबाई कितना माना, ट्वाइस ऑफ ए, और कहाँ रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर मुझे एक लाइन याद आ गई, रटी हुई लाइन है बिल्कुल, कि अगर किसी भी चार्ज को मैं कहाँ रखूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज पक्का फोर्स फील करेगा, और फोर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे याद आया कि यार डाइपोल में दो चार्ज हैं और दोनों का रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ए वाला भी फोर्स फील करेगा और बी वाला भी फोर्स फील करेगा। ए वाला कितना करेगा, -qe, और बी वाला कितना करेगा, +qe। अब खाली दिमाग लगाओ, -q का मैग्नीट्यूड +q के बराबर है, मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट के बराबर है, बिकॉज दैट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल में इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E का वैल्यू E के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि पूरा का पूरा वैल्यू इस वाली पूरी की पूरी वैल्यू के बराबर है, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। खुद देखो, जैसे डाइपोल, इस वाले डाइपोल के अंदर एक आदमी इसको इस तरफ खींचे और एक आदमी इसको इस तरफ खींचे, तो दैट्स द -qe और दैट्स द +qe। तो ये क्या करेगा, खुद सोचें, एक फोर्स इस तरफ को और एक फोर्स इस तरफ को, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर इस वाले डाइपोल को एक आदमी इस तरफ को खींचे और एक आदमी इस तरफ को खींचे, तो ये चलेगा नहीं। क्या करेगा, अगर ऐसे होगा, एक आदमी इधर को खींच रहा है और एक आदमी इधर को खींच रहा है, तो चलेगा थोड़ी, ऐसे करके घूम जाएगा, ऐसे करके घूमेगा। मतलब these two forces are equal in the magnitude but opposite in direction। अब अगर दोनों फोर्स का अमाउंट सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, खुद सोचें। these two forces, रटना नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकली समझना बेटा। these two forces are equal in the magnitude। these two forces are equal in the magnitude but opposite in direction। these two forces are equal in the magnitude but opposite in direction, so the dipole will start to rotate। फिर समझें, so the dipole will start to rotate। अब तक जब तक ना आए आगे मत चलना, dipole will start to rotate।
तो टॉपिक का नाम क्या बना सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस एक टॉपिक में 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 करा के फिर आगे चलूंगा। आपने डाइपोल माना, नाम क्या रखा ए बी, और लंबाई कितना माना ट्वाइस ऑफ ए, और कहा रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब मुझे अच्छे से मालूम है कि किसी भी चार्ज को मैं कहा रखूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्ज फोर्स फील करेगा, और फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी फोर्स फील करेगा और ये भी फोर्स फील करेगा, और इन दोनों फोर्स का अमाउंट सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो चलेगा थोड़ी, वो घूमेगा। डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट। और 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर ये रोटेट करता है, अगर डाइपोल घूमता है, सो डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट। एंड ड्यू टू रोटेशन, अगर कोई भी चीज अगर घूम जाए, एंड ड्यू टू रोटेशन सम टॉर्क, सम क्या बेटा, टॉर्क विल क्रिएट। फिर दोबारा समझा रहा हूं, जब तक ये कॉन्सेप्ट ना आए आगे ना चलना, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो द डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट। क्यों घूमा, क्योंकि दो फोर्स हैं और दोनों कैसे इक्वल एंड अपोजिट, तो वो घूमेगा, और वो घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा। अगर वो घूम गया तो कंफर्म टॉर्क पैदा होगा। इसकी स्पेलिंग उल्टी कर देता हूं, अगर वो घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर टॉर्क पैदा होगा तो व्हाट्स द अमाउंट ऑफ टॉर्क, तो सॉरी टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। देख बेटा वही टॉपिक चल रहा है, उसी को आगे प्रोसीड कर रहा हूं। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने सबसे पहले क्या माना, डाइपोल, नाम क्या रखा ए बी, लंबाई कितना माना ट्वाइस ऑफ ए, और कहा रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर मुझे एक लाइन तो पहले से रटी हुई है कि अगर किसी भी चार्ज को F इक्वल टू Q नॉट इनटू E होता है, F इक्वल टू Q नॉट इनटू E, मतलब अगर किसी भी चार्ज को कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा, और सॉरी फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लाइन को यहाँ जोड़ दो कि अगर हम डाइपोल को देखें तो इसमें दो चार्ज हैं और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो ये भी फोर्स फील करेगा, कितना करेगा प्लस QE, और ये कितना करेगा माइनस ऑफ QE, और दोनों फोर्स कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। और दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट हैं तो डाइपोल घूमेगा, और डाइपोल अगर घूमेगा, रोटेट करेगा, तो टॉर्क पैदा होगा। यानी हम इसे लेके यहाँ पहुंच चुके हैं बेटा कि ए वाला भी फोर्स फील करेगा, डेट्स अ माइनस ऑफ QE, और बी वाला भी फोर्स फील करेगा, और डेट्स अ प्लस ऑफ QE, और दोनों फोर्स कैसे इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारा डाइपोल घूम रहा है, रोटेट करेगा, और अगर रोटेट करेगा तो टॉर्क पैदा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टॉर्क, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ टॉर्क। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इतना आ गया तो आगे प्रोसीड कर देता हूँ। दोनों फोर्स इक्वल इन द मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो डाइपोल घूमेगा, और डाइपोल घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा। अब अगर टॉर्क पैदा होगा तो उस टॉर्क का अमाउंट कितना होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो देखो बेटा, टॉर्क का वही 11वीं क्लास का फॉर्मूला जो हमने बहुत बार पढ़ा रोटेशन के अंदर, फॉर्मूला था बेटा आइदर फोर्स, यानी नॉट द फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इसने आइदर फोर्स बोला तो क्यों माइनस यार, प्लस ही ले लो। आइदर फोर्स मतलब दैट्स अ प्लस ऑफ QE, और इनटू में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये समझाऊंगा, इसको रटना नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो खुद देखो बेटा, दैट्स एंगल ऑफ थीटा, दैट्स एंगल ऑफ थीटा, और दैट्स एंगल ऑफ थीटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइंस तो सारी पैरेलल हैं, और लाइन सारी पैरेलल हैं, तो ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, बिकॉज ऑल आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इस एंगल के सामने जो भी है ये, दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एंगल के सामने जो भी होता है दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यही परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द BC, रखना नहीं। अगर ये ऐसे रखा हुआ है, दैट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट्स अ डाइपोल, तो जो एंगल है वो आपको दिख गया होगा। अब इसके सामने ये, इसके सामने इस पे एंगल बनेगा, तो इसके सामने ये वाला, दैट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो अगर हम BC को अलग से अगर बेटा फाइंड कर लें, अलग से एक बार इसको निकाल लें, तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। अगर इसको अलग से अगर फाइंड करेगा, दैट्स अ A, दैट्स अ B, और दैट्स अ C, दैट्स एंगल ऑफ थीटा, और दैट्स द ट्वाइस ऑफ A, और दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो साफ दिख रहा है सर, BC निकालेंगे तो BC अपॉन 2A, BC अपॉन में 2A इज द साइन थीटा, तो वी कैन से सर BC इज द 2A, और दैट्स द साइन थीटा। तो मैंने बेटा BC का वैल्यू फाइंड करा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन चला मेरा, प्लस ऑफ QE, और BC का वैल्यू कितना है बेटा 2A, और साथ में साइन थीटा। वही कॉन्सेप्ट तो आ गया यार
कि Q into 2E is the P, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना बेटा PE और दैट्स द साइन थीटा। मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब इसे एक वर्ड में हम सम अप कर देते हैं। टॉपिक का नाम था बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रटना नहीं कि 20-20 बार सुनो जब तक याद ना हो जाए। एक डाइपोल मानो AP, लंबाई कितना मानो ट्वाइस ऑफ A, और कहाँ रखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिर मुझे एक लाइन याद आती है E बराबर F अपॉन Q नॉट, तो F बराबर Q नॉट इंटू E, यानी अगर किसी भी चार्ज को कहाँ रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो चार्ज एक फोर्स फील करेगा, और इस वाली फोर्स को निकालने का फॉर्मूला चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लें कि सर डाइपोल में दो चार्ज हैं और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो दोनों चार्ज फोर्स फील करेंगे, एक करेगा माइनस ऑफ QE और एक करेगा प्लस ऑफ QE, और दोनों फोर्स कैसी होंगी इक्विवेलेंट अपोजिट, तो कंफर्म डाइपोल घूमेगा, और डाइपोल घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा, और जब टॉर्क पैदा होगा तो उस टॉर्क का अमाउंट कितना होगा, टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए बेटा टॉर्क का फॉर्मूला आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आइदर फोर्स में प्लस QE ले लो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके सामने है दैट्स द BC, ये थीटा, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सारे एंगल सेम होंगे, तो एंगल के सामने क्या बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि दैट्स द BC, और BC का अमाउंट कितना निकला 2A sin थीटा, यानी कि द अमाउंट ऑफ टॉर्क इज PE sin थीटा। देख बेटा अभी जो टॉपिक पढ़ा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके क्वेश्चंस करा रहा हूं, जब तक क्वेश्चन आए अगले टॉपिक को प्रोसीड नहीं करना बेटा। दैट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स अ डाइपोल, दैट्स अ माइनस ऑफ Q, दैट्स अ प्लस ऑफ Q, और लंबाई कितना बनेगा ट्वाइस ऑफ A, और दैट्स अ प्लस ऑफ QE बेटा, और दैट्स अ माइनस ऑफ QE। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। इस डायग्राम में दैट्स द एंगल ऑफ थीटा, दैट्स द एंगल ऑफ थीटा, और दैट्स द एंगल ऑफ थीटा। तो मैं इसे लेके यहाँ पहुंचा बेटा कि अगर हम डाइपोल को कहाँ रखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो दो फोर्स लगेंगी और दोनों कैसी होंगी इक्विवेलेंट अपोजिट, तो डाइपोल घूमेगा और डाइपोल घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा, और टॉर्क को निकालने का फॉर्मूला दैट्स द PE और दैट्स द साइन थीटा। यहाँ तक का सबको आ चुका होगा। अब इसमें बेटा कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहता है, उसको खत्म कर लो। यहाँ पे वर्ड है थीटा, कौन सा बेटा थीटा, तो पूछे कि थीटा क्या है बेटा, तो आपको साफ दिख रहा है कि सर दैट्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ बोलिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो थीटा क्या बना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। गलती मत कर देना, theta is the angle between the direction of uniform electric field and the direction of electric dipole। थीटा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कि सर टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा बन गया, और यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ जो बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा। वो आपसे पूछेगा बेटा कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा, तो टॉर्क किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, टॉर्क किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो देख बेटा अगर ये घूमेगा, अगर ये डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है और डाइपोल अगर घूमता है तो खुद देखो चेंज किस में आ रहा है, एंगल में। किस में आ रहा है बेटा, एंगल में। क्वेश्चन दोबारा समझ लें, चेंज किस में आ रहा है, एंगल में। तो टॉर्क किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, थीटा। थीटा बोले तो साइन थीटा। फिर समझ जाए, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डाइपोल घूमेगा, और डाइपोल घूमेगा तो एंगल हर बार चेंज होगा। एंगल चेंज होगा मतलब साइन थीटा का वैल्यू हर एंगल पे चेंज होगा, तो टॉर्क विल डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ साइन थीटा। तो समझिए बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बार बार समझना। टॉर्क विल डिपेंड ऑन sin theta. Torque will depend on sin theta if the sin theta is maximum. If the sin theta is maximum, अगर sin theta का वैल्यू क्या है बेटा, maximum, then the torque is maximum. Then the torque is maximum, और vice versa. और क्या बेटा, vice वर्सा। मतलब अगर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि टॉर्क किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आपको बोलना है सर टॉर्क विल डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ sin थीटा। इफ द sin थीटा इज मैक्सिमम देन द टॉर्क इज मैक्सिमम, और sin थीटा इज मिनिमम तो टॉर्क इज मिनिमम। अब हम इस कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करेंगे आगे। तो देखो बेटा मैं ही आपसे पूछ लूं कि राइट द कंडीशन व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम। टॉर्क इज मैक्सिमम, तो आपको बोलना है सर टॉर्क मैक्सिमम तब होगा when the sin theta is maximum, when the sin theta is
मैक्सिमम टॉर्क किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा व्हेन द साइन थीटा इज मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1, और ये +1 तब आता है बेटा व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि जब द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन of the electric field and direction of electric dipole is 90 degree, then the torque is maximum. तो इसको हम आसान सी भाषा में ये समझेंगे, that's a uniform electric field और that's the dipole, यानी कि माइनस ऑफ q और that's the प्लस ऑफ q, तो that's the direction of electric field और that's the direction of electric dipole, मतलब angle is 90 degree, then the torque is maximum. कोई आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले कि राइट द कंडीशन व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम, तो 90% बच्चा क्या बोलता है, एंगल इज 90 डिग्री, तो वो काट देगा। क्यों काट देगा, क्योंकि अगर आप एंगल बोल रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा किस किस के बीच में, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब वो मार्क्स देगा। या फिर आसान सी भाषा में क्या बोलते हैं, आसान सी भाषा में when the electric dipole will align, when the electric dipole will align perpendicular to the uniform electric field, then the torque is maximum. फिर समझा रहा हूँ, then the torque is maximum। कोई पूछे कि टॉर्क किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा when the sin theta is maximum, और sin theta का मैक्सिमम वैल्यू +1, ये तब आएगा when the angle is 90 डिग्री, पर अकेला 90 नहीं बोलना, पूरा बोलना, when the angle is 90 degree between the direction of uniform electric field and the direction of electric dipole, या बोलना when the electric dipole will align perpendicular to the uniform electric field, then the torque is maximum। अगर मैं और घुमा दूं और मैं कहूं कि राइट द कंडीशन व्हेन द टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क इज मिनिमम, तो आपको अच्छे से आ चुका भैया कि टॉर्क किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा। तो टॉर्क मिनिमम तभी होगा व्हेन द साइन थीटा इज मिनिमम, साइन थीटा इज मिनिमम, फिर समझो साइन थीटा इज मिनिमम, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और 0 तब आता है व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। फिर समझ लो, थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बन गए कि सर इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 डिग्री, then torque is minimum, or when the angle between the direction of the uniform electric field and direction of electric dipole is 180 degree, then torque is also minimum। पर इसका मतलब समझो कि इनमें पढ़ा क्या है, तो देखो बेटा, that's the uniform electric field, that's the uniform electric field, that's the plus और that's the minus, और इसके अंदर that's the dipole, that's the minus of q और that's the plus of q। बिल्कुल लॉजिकल समझना बेटा। थीटा होता क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, चेक करो, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो व्हाट क्या यूज करेगा, एंगल इज 0 डिग्री, एंगल इज 0 डिग्री बिटवीन the direction of electric field and the direction of electric dipole। मेरे ख्याल से आ गया होगा 0 डिग्री का मतलब when the 0 डिग्री तो है, पर किस किस के बीच में, the direction of uniform electric field and direction of electric dipole। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एंगल इज 0 डिग्री, तो आंसर क्या बोलेगा, एंगल इज 0 डिग्री बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, then the torque is minimum। इसको आसान सी भाषा में क्या बोल सकते हैं बेटा, पैरेलल। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, यानी कि 0 डिग्री। तो इससे इतना बड़ा मत बोलो, सिंपल सा वर्ड बोलो, व्हेन द डाइपोल विल अलाइन पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द टॉर्क इज मिनिमम। सेकंड केस और समझे, दैट्स द बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर दैट्स द प्लस और दैट्स द माइनस, और उसके बाद बेटा दैट्स द डाइपोल, दैट्स द माइनस ऑफ q और दैट्स द प्लस ऑफ q। लगाओ टू दिया तो यहाँ theta is the angle between the direction of uniform electric field, that's the plus and minus, and the direction of electric dipole from negative से positive, that's the electric field or that's the direction of electric dipole। तो in this case these two are seen opposite, तो आंसर आएगा सर opposite,
अगर ये अपोजिट है तो एंगल क्या बना बेटा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल, एंड द क्या बेटा डाइपोल। और इसी चीज को हम आसान सी भाषा में क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। क्या बोल सकते हैं बेटा, एंटी पैरेलल। तो इतना डीप जाने की नीड नहीं होती, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और फिर पूछेगा आसान सी भाषा में समझा दो कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो एंगल को भूल जाओ, बोलो सर व्हेन द डाइपोल विल अलाइन परपेंडिकुलर देन टॉर्क इज मिनिमम मैक्सिमम, और व्हेन द डाइपोल विल अलाइन पैरेलल और एंटी पैरेलल 0 डिग्री और 180 डिग्री देन द टॉर्क इज मिनिमम।